शादी की दूसरी रात मैं अपनी माँ को अपने साथ पति के घर ले आई। मेरे ससुराल में हम 4 लोग रहते थे। मेरे ससुराल के लोग मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे, उन्हें अपनी माँ समझते थे। अचानक से मेरी मम्मी गर्भवती हो गई। जब मैंने उनसे पूछा तो वह कहने लगी, मुझे नींद की दवा देकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ससुर देवर जी का डीएनए टेस्ट करवाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रिपोर्ट में तो मेरी उम्र 19 साल है। मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी काफ़ी दुखों से भरी हुई है। वह कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। मैं एक जवान लड़की हूँ। मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ है, जो कि बोल नहीं सकती, गूंगी है। वह सिर्फ इशारों से ही बातें करती है और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने उनकी कुछ रिपोर्ट्स करवाई। मेहनत से कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से अनजान बैठी अपनी माँ की तरफ, जो कि अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकती थी। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था जो मेरे कान सुन रहे थे। एक ऐसी बात पर यकीन करना जो कि बिल्कुल भी यकीनन सी बात नहीं थी। मेरा सर बुरी तरह से चक्कर आने लगे। मेरे दिल की बहुत बुरी हालत थी और मुझे उल्टी सीधी सांस आ रही थी। मेरे चेहरे पर पसीने के खतरे बहने लगे थे। यह कैसे मुमकिन था? मैंने हथेली से अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया। बड़े यकीन से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर माँ का हाथ पकड़ा और उसे क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिनों पहले मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वह जो भी खाती उनका जी मचलने लगता था। मुझे लगा कि उनका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली उसे सुनकर मेरी आवाज़ गम होकर रह गई थी। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। मन बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझे बड़े राज के साथ उन्हें यह खबर सुनाई, क्योंकि इस उम्र की औरतें कम ही गर्भवती होती हैं। मैं माँ का हाथ थाम मैं गुमसुम से उन्हें अपने घर ले जा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही सब कुछ चल रहा था कि आखिर वह कौन हो सकता है, ऐसा घटिया हरकत कौन कर सकता है। मेरे घर बस 3 ही मर्द थे, मेरे पति, मेरे ससुर जी और एक छोटा देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ पूरा दिन मेरे साथ साथ ही रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती तो वह किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती थी। वह मुझसे कभी भी अलग नहीं होती थी। उनकी तबीयत के चलते मैं भी उनका बहुत ध्यान रखती थी। पूरे दिन हम माँ बेटी घर में अकेले ही रहते थे। ना तो मेरे पति घर में होते, ना ही मेरे देवर और ना ही मेरे ससुर जी। भी कभी घर में होते भी थे तो बस वह तो अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाया करते थे, या फिर कभी कभी खाली वक्त में अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लगाते थे और रात को काफ़ी देर से घर में लौटते थे। मेरे पति उमेश की माँ का देहांत काफ़ी सालों पहले ही हो चुका था। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। मेरा देवर भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज़्यादातर वह अपने काम से ही काम रखता था। ना तो उनसे कभी मुझे बेटा कल होने की कोशिश की थी और ना ही कभी मेरी माँ से। बस वह तो मेरी माँ के पास जाता, उनकी खैरियत लेता और उसके अलावा कोई बात नहीं करता था। मेरे पिता के देहांत को 7 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैं शादी एक ही शर्त पर की थी, मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी माँ गूंगी थी और बहुत ही ज़्यादा बुढ़िया हो गई थी। इस बुढ़ापे में मेरे अलावा उनका कोई सहारा भी नहीं था। उन्होंने मुझे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं भी चाहती थी कि मैं कभी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे अलावा आखिर मेरी माँ का अपना है ही कौन। मैं अपनी माँ की देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा रिश्ता तय नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती, वह यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग उसे शादी पर राजी हुए, उनके घर पर कोई औरत ही नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे। एक उनके पिता
और मेरे पति और उनका छोटा भाई। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पिता ने मेरी माँ के लिए एक अलग से कमरा पहले ही मौजूद किया हुआ था। मेरे पति मेरी माँ की बहुत इज्जत भी किया करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज़्यादातर वहीं रहता था। घर वह कभी कभी और कम ही आता था। बहरहाल बाहर से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि उन लोगों पर मैं शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में थी वह मुझे कुछ और ही समझ रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की तरफ जाने लग गई। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरी माँ का ख्याल भी बहुत रखते थे। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर यह बात मैं अपने ससुराल वालों से पूछती तो यकीनन वह माँ के साथ साथ मुझे भी अपने घर से निकाल देते। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो मैं माँ को भी कुछ नहीं बताया। उन्हें जैसे ये खबर सुनती उनका तो शायद यह सुनकर बीपी हाई हो जाता। वह पहले से ही ब्लड प्रेशर की मरीज हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुका था कि पर शक करती थी कौन तो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था। घर पहुंचकर चकरा के साथ मैं अपनी माँ के कमरे में उनके साथ बैठ गई। माँ मुझे इशारा करने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, क्या कहना चाहते हैं आप? वह मुझसे कहना चाह रही थी कि तू क्यों चुप है, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? क्योंकि मैं बहुत ही बातूनी लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी, लेकिन आज तो मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने तो आपको दवा देती है और आप कहा कि ठीक हो जाएगी। माँ आप आराम कर लीजिए। यह कहकर मैंने माँ को उनके बेड पर लेटा दिया और खुद किचन में आ गई। खाना तैयार करते हुए भी मेरा दिमाग लगातार अपनी माँ की तरफ ही था। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन समझते तो सब थी। उनको महसूस भी सब कुछ होता होगा कि आखिर कौन उनके करीब आता है। कौन हो सकता है, मेरे ससुर जी या फिर मेरा देवर? मेरा दिमाग की लगे खींचने लगी। मेरा सर दर्द से बुरी तरह फटा जा रहा था। मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, किस से बात करूं। मेरे पति तो अपने पिता और भाई के बारे में कभी भी कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और माँ से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें? जब उमेश ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती थी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वह मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त से थी। मुझे चुप देखकर उमेश मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगे, खाना खा लो फिर दवाई खा लेना। मैं सोच रही थी खाने के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। माँ की रिपोर्ट अलमारी में छुपा दी ताकि उन्हें कोई देख न ले। मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर माँ के कमरे में कौन आता है। रात को जब उमेश कमरे में आए तो मैंने कहा कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह मुझसे माँ के बारे में पूछने लगे, क्या हुआ? माँ को मैंने कहा कि उमेश आज रात में माँ के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एतराज़ तो नहीं किया। वह कहने लगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जो अपनी माँ का ख्याल रखो। उमेश बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे कभी भी मेरी माँ के मामले में उन्होंने मेरे साथ किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं दी थी। मैं माँ के साथ उनके कमरे में जाकर लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी जो घबराहट थी वह मैं महसूस कर सकती थी। माँ की घबराहट देखकर तो मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब था कोई रात को मेरी माँ के पास आता है। उनके साथ यही सब सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद उमेश और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर जी अपने कमरे में चले गए। मैं माँ को अपने कमरे में ले आई। मैंने माँ से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी माँ ने बताया मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने इशारा करते हुए मुझे बताया कि कोई आदमी आता है और उन्हें नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता।
कि उनके साथ क्या हुआ। माँ को भी नहीं पता था कि वह आदमी कौन है। मेरा पहला शब्द मेरे ससुर पर गया। वही घर में हर वक्त नहीं मौजूद होते, लेकिन फिर भी ख्याल आने लगा कि वह तो बहुत ही अच्छा इंसान है। हमेशा ही भगवान से अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते रहते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा था। एक तरफ तो मेरे ससुर जो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ज़्यादा समझदार, दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर शक होने लगा। वो रात को काफी देर तक जाग करता था। उसके कमरे से टीवी की आवाज आती रहती। एक बार वह मुझसे कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। आपकी माँ बहुत खूबसूरत है। आपकी माँ आपकी माँ नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहन लगती है। यह बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिनों में ही कही थी। मैंने हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब दिमाग में आते ही मेरे अंदर एक आग सी जलने लगी थी और यह सब बातें मुझे नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गलत काम किया जा रहा है, लेकिन वह बेहोशी में होती थी। मेरे लिए यह बात न एक काबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। उस शख्स को, एक गूंगी और बीमार औरत को अपनी हवस का निशाना बनाते हुए शर्म तक नहीं आती थी। मेरी बेबसी यह थी कि अगर मैं आवाज उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। उमेश लाख अच्छे सही, लेकिन अपने पिता और भाई के खिलाफ वह कोई बात नहीं सुन सकेंगे, न ही उनके खिलाफ कोई बात मानेंगे, क्योंकि जितनी वह मेरी माँ की इज्जत करते थे उतनी ही वह अपने पिताजी की भी सेवा करते थे। वैसे तो मेरे ससुर जी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नज़र उठाकर भी मेरी माँ की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वह शराफत की आड़ में कर रहे थे वह बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। मुझे याद आने लगा जब मैं काम करती थी तो माँ मेरे साथ साथ किचन में होती थी। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूं। मैं किचन से निकलकर उनके कमरे में जाती और जब उनके कमरे की सफाई करके वापस आती तो वह किचन में अपने लिए चाय बना रहे होते। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होगी इसलिए मैंने चाय खुद ही बना ली। तो वह मुझे मुस्कुरा कर देखकर अपना कप उठा के किचन से निकल जाते। उस वक्त मुझे यह बात आम सी लगी थी, लेकिन अब तो आम सी बात पर भी मुझे शक होने लगा था। एक बार वह बाजार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़ा दिए। कहने लगे, तुम्हारी माँ काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। तुम शायद झिझक की वजह से उनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए सब उन्हें दे देना। उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि वे मेरी माँ का एहसास कर रहे हैं। मेरी रात में आँख खुली तो मैंने देखा कि उमेश कमरे में नहीं थे। फिर काफ़ी देर बाद वह कमरे में आए तो मैंने पूछा कि आप कहाँ गए थे। तो वह कहने लगते हैं कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पिताजी गहरी नींद में सो आते हैं तभी मैं छत पर जाकर सिगरेट पी लेता हूँ, वरना पिताजी को फौरन सिगरेट की हुआ आ जाती है तो मुझे डांटते हैं, पर मुस्कुरा कहते हैं कि वह आपके फायदे की बात करते हैं। वह मामूली सी बात जो आम घरों में हो जाती है। मुझे उन सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ उसे उम्र में एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुकी थी। वह एक ऐसी तकलीफ में थी जिससे वह अनजान थी और मेरे लिए हर पल परेशानी भरा गुजर रहा था। मैं कैसे अपनी माँ को यह सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। वह ना तो बोल सकती थी और ना ही अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी। वह नहीं बताती तो यह कौन सी छुपी रह सकती थी। वह बाहर से तो चुप थी, लेकिन अंदर कितनी परेशान और तकलीफ़ों से गुजर रही थी मैं भी जानती थी। अब मैं रोज़ उमेश से बहाना बनाती कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी माँ के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे इस शख्स का इंतज़ार रहता जो मेरी माँ को इतनी परेशानियाँ देता था। कुछ दिन तो उमेश चुप रहे, लेकिन उसके बाद मुँह से तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मुझे कुछ उखड़े उखड़े रहने लगे थे। उनकी नज़रों में मेरे लिए शिकायत नज़र आती थी। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजर गए थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वह ऑफिस से गुजर कर आते
तो रात को वह कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहते थे। दिमाग की उलझन का शिकार थी। मुझे उमेश की ख्वाहिश कभी एहसास नहीं था और अब तो मैं उनके काम करना भी भूल जाती थी। रात को मैस के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वह पहले ही मुझे उखड़े से थे, फिर वह सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए तो गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैं कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से में आकर बोले कि तुम बस अपनी माँ की ही सेवा किया करो, तुम्हारे लिए बस वह ही जरूरी काम है। वह इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा कि नाश्ता कैसा बना है, तभी वह बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। इस पर उमेश का रवैया देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमेश का मूड बहुत ही खराब था, इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाने के लिए पूछा ही नहीं। उमेश से अपने गलती की माफ़ी मैंने पहले ही मांग ली थी, मगर वह खाने वालों की माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए, मुझे पूरे दिन तुमसे बात करने का मौका भी नहीं मिलता और रात को जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं होता। यह कहकर मैंने उनको मना लिया था। वह जल्दी से राज़ी भी हो गए थे, लेकिन अगली सुबह से कहने लगे कि कल रात को तो मेरे पास क्यों नहीं सोई। वह आया था और वह रात मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी और माँ मेरे साथ गले लगकर रोने लगी थी। मेरा दिल तो कट कर ही रह गया था। मैं इस शख्स का क्या करूं? मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो यह सब कुछ कर रहा था? ना मेरा इस शहर से कोई रिश्तेदार था और ना कोई जिस पर मैं भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती, और वह बोल भी नहीं सकती थी। मैं उनके रहने का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वह एक मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम भी नहीं लेकर जाती थी। बुढ़ापे के कारण उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कतें आई थी। मैं अभी सुल्तान से नहीं निकल सकती थी। एक बार माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई सामान फेंक रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठी तो देखा कि उमेश भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरा देवर माँ के कमरे में था और माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी घबराई हुई थी कि मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। बस मैं बाएं हाथ में हिलाई जा रही थी, जैसे किसी को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरा देवर मेरी माँ की बेड से थोड़ी दूर पर खड़ा था। मुझे देखकर वह भी घबरा गया। मुझे ऐसे लगा कि शायद माँ की हालत का जिम्मेदार वही है। मैंने गुस्से में उसके पास जाकर उसका गिरेबान पकड़ उसकी झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? उसके तो रंगत ही बदल गई। कहने लगा, भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? क्या आप में तो आपकी माँ को देखने के लिए आया था कि कमरे से कैसे आवाज़ें आ रही हैं। मैंने तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और पति दोनों वहां पहुंच गए। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से में बक रहा था। कहने लगा कि आपकी माँ मेरी माँ के जैसी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हुए। मैं तो सो रहा था। आपके माँ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ दौड़ा चला आया। अभी मैं उनसे पूछने ही वाला था कि इतने में आप आई। मैंने उनसे कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़वाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे, तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस वक्त तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? इसकी बात को नज़रअंदाज करके मैं कहने लगी कि आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। यह रोज रात को मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी यहीं पहुंची थी कि उमेश ने मेरे गाल पर एक बहुत जोरदार तमाचा दे मारा। मैं दूर जाकर गिरी। उमेश ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? तो जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्जाम लगाने वाली? मेरे ससुर भी बहुत गुस्से में आ गए।
कहने लगे, एक तो हमने इसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर अपने घर में रखा और ये एहसान फरामोश मेरे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे उमेश ने कहा कि मेरी माँ इस घर में अब नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इंतज़ाम कर दूँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत परेशान हो गई थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती। अपना घर मैं शादी से पहले ही किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी तो वह भी खाली नहीं हो सकता था। मैं इस कदर परेशान हो गई थी कि चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो उमेश मेरे पास ही खड़े थे। वह बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर उमेश को मेरा ख्याल रखने की बात कह रहे थे। वह बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप खत्म होते ही वह लोग मुझे घर लेकर आए। मुझे कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। खुद भी मेरे सामने बैठकर, खाने वालों के जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाए हैं, अगर तुम अपनी माँ का इंतज़ाम नहीं करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर तुम्हें घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हारे अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर से सुनने को मिली, उसके मुताबिक मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़ नहीं सकता। यह सब सुनकर खुशी भी बहुत हुई कि मैं बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर अपनी किस्मत पर रोना चाहिए या फिर अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ के हाथों थक चुकी थी। उमेश की बात अभी भी जारी थी। वह कहने लगे, देखो महिमा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पिता ने हमें औरतों की इज्जत करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है वह निहायत बेहुदा है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। पिताजी बहुत गुस्से में हैं। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेंगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो यह सोचकर हैरत हुई कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वह मुझे ताज्जुब से देखकर कह रहे थे। मैंने उठकर अपनी माँ की रिपोर्ट उमेश के सामने रख दी और रोने लगी। उमेश ने चौंकते हुए उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका तो उन्हें भी लगा। वह बार बार रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। उमेश की ओर से रोने लगी। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए। उमेश, मेरी माँ काफ़ी महीनों से यही मेरे साथ इसी घर में रह रही थी और कोई शख्स उन्हें नशे की गोलियां खिलाकर नींद में बेहोश कर देता। उमेश को बोल नहीं सकती और ना ही उससे इंसान को पहचान सकती। क्या जिस वक्त पोशाक उनके करीब आता वह तब बेहोश होती। होश में आने के बाद उन्हें ऐसा लगता कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मैं किस पर शक करूं? उमेश, मुझे तुम्हारे भाई से माफ़ी मांगने पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मुझे यह बताओ कि जिस तकलीफ से मैं और मेरी माँ गुजर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपकी शराफत की मिसाल मैं मोहल्ले वाले से क्यों लूँ? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी महफूज क्यों नहीं है? इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है ताकि आप लोगों की झूठी शराफत कभी भरम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक दाने की रिपोर्ट दिखा दीजिए, सच सामने आ जाएगा। और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो यह भी बता दीजिएगा कि उसे क्या सजा दी जाए। मेरा सख्त जो होगा। उमेश ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों के बाद तीनों की रिपोर्ट मेरे सामने रखी थी। जब मैं रिपोर्ट्स देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वह तीनों बेकसूर थे। मैं यह भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनवाई है, लेकिन उमेश मुझे खुद अस्पताल लेकर आए थे और जिस लेबोरेटरी से टेस्ट हुआ था वह एक जानी मानी लेबोरेटरी थी। आप तो मैं और भी उलझन में फंस गई थी। कौन था जो मेरी माँ के साथ यह सब कुछ कर रहा था? उमेश ने मेरी माँ के कमरे में कैमरा लगवाया ताकि हमें पता चल सके कि वह कौन था। जैसे वह शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ,
उमेश मेरी माँ के कमरे में चले गए, उसे पकड़ लिया। उसने नकाब पहन रखा था। जब उमेश ने उसका नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वह तो हमारी गली का ही एक भिखारी था। माँ के कमरे की खिड़की पीछे तरफ खुलती थी, वही गली थी। वह भिखारी वहीं से अंदर आता और मेरी माँ को नशे की दवा खिलाकर उसके साथ गलत काम करता था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उमेश ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। उमेश के साथ जाकर मैं अपनी माँ के डीएनए भी करवा रही थी। फिर यह सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है जैसा हमारे सामने होता है। असल में वही सच नहीं होता। इसलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना चाहिए। अब मेरी माँ स्वस्थ हो गई थी, लेकिन मेरी माँ गूंगी बेचारी माँ, मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। और तो और मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे ससुर, मेरे पति और मेरे देवर, हम सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। जो गलतफहमियां हम लोगों के बीच आ गई थी वह सब खत्म हो चुकी थी।